नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप खुशहाल होंगे और आपका जीवन भी अच्छा चल रहा होगा और अनवरत लगातार पढ़ाई में मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हर दिन कोई न कोई एक नया टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए संविधान का, और वहीं मनीष सर आपके लिए कोई न कोई एक टॉपिक्स लेकर कर रहे हैं बायो का, जिसमें वो कोई न कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अर्थात मेरे ख्याल से मुझे लगता है जहाँ तक कि वो सेल से रिलेटेड टॉपिक्स अभी आपको पढ़ा रहे हैं, जो सेल से संबंधित जो भी टॉपिक्स, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं साइटोप्लाज्म, कहीं न्यूक्लियस, इन सब से संबंधित ही क्लासेस आपके लिए ले रहे होंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्लासेस में एंजॉय कर रहे होंगे आप। वहीं दिलीप सर वन लाइनर क्लास लेना फिर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तब उनकी क्लास भी रेगुलर पड़ेगी। अब आपको लगातार 3 क्लासेस डेली मिलेंगी। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हर दिन कोई ना कोई टॉपिक्स लेकर आता हूं मैं, तो उस टॉपिक्स में अगला टॉपिक, जो अगली कड़ी है टॉपिक की, वह यह है भारत के संविधान का स्रोत। जैसा कि आप हमेशा सुनते रहे हैं, या जब संविधान सभा का गठन हुआ या जब संविधान का निर्माण चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे आलोचकों ने बहुत सारी बातें की। उन सभी आलोचकों द्वारा एक कथन कहा गया कि भारत का जो संविधान है यह उधार का थैला है। तो भारत के संविधान को उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में कुछ भी मूल रूप नहीं है, वह सब कहीं न कहीं से उठाया गया और कॉपी पेस्ट किया गया। अर्थात भारत का संविधान नकल का संविधान है। अर्थात मैंने कुछ यूएस से लिया, हमने उसको धारण कर दिया, ब्रिटेन से कुछ लिया उसे रख लिया, कनाडा से कुछ लिया उसे रख लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, रूस से लिया, फ्रांस से लिया, जर्मनी से लिया, जापान से लिया। तो हमने सभी देशों से कुछ ना कुछ लेकर कॉपी कर लिया, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपना राय अवश्य दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान उधार का थैला है? क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान 1935 ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान केवल वयस्क मताधिकार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीजें भारतीय संविधान में नकल के रूप में है? क्या हमने अपना कुछ भी मूल रूप धारण नहीं किया है संविधान में? क्या हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है विश्व के देशों के संविधान को मिला करके? तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अपने राय व्यक्त करिए और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या वाकई में भारत का संविधान उधार का थैला कहने लायक है। तो मैं अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करूंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा कि आप 150 मार्क्स में लिखें। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो आप कम से कम कोशिश करिए कि भारत के संविधान को क्या उधार का थैला कहना उचित होगा। इस क्वेश्चन को आप 150 मार्क्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। चाहे आप हमें इसको हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके इसका आंसर्स लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स सेक्शन में ही आप फोटोज खींचकर इसे भेज सकते हैं। बहुत जल्दी हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, जिसमें टेलीग्राम चैनल में आपको लगातार हर दिन कोई ना कोई एक आंसर क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, उसके आंसर्स चेक किए जाएंगे, आंसर्स लिखवाए जाएंगे, आपको आंसर्स के फॉर्मेट दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा किस आंसर को कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, बॉडी क्या होगी, उसमें कैसे कंटेंट को रखना है, ये सारी बातें आपको लगातार बताई जाएंगी। तो आइए इन सभी बातों से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है। क्या वाकई में भारत के संविधान को उधार का थैला कहना उचित होगा? तो आज आपको पता चलेगा क्या भारत का संविधान उधार का थैला है या भारत के संविधान में मूल रूप है कुछ भी। तो आइए, सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत के संविधान के निर्माण के समय भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 चल रहा था। तो भारत में जो भी शासन व्यवस्था संविधान निर्माण के पहले दोस्तों चलाई जा रही थी, वह 1935 के शासन अधिनियम के तहत चल रही थी। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के दौरान हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बनाया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह कथन लिखा गया था कि जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हो जाता है संविधान सभा द्वारा, तब तक भारत के शासन का जो संचालन होगा वह 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। तो भारत का जब संविधान निर्माण चल रहा था, तो उस समय भारत का शासन अधिनियम 1935 यह लागू था, और यह कमोबेश भारत में 10 साल या 12 साल तक यह व्यवस्था चलती रही, भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो यह व्यवस्था थी, जो इसके तहत जो व्यवस्थाएं दी गई थी, उन सारी व्यवस्थाओं से भारत की जो
जो भारत के लोग थे या जो संविधान विशेषज्ञ थे, जो संविधान निर्माणकर्ता थे, वो सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत प्रभावित हो चुके थे। क्योंकि जैसे ही आप अगर किसी चीज को डेली देखते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी वो व्यवहारिकता में आने लगता है, आप उसे व्यवहार में आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, उसे धारण करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 जब संविधान निर्माण के पहले से हमारे देश में चल रहा था, तो हमने 1935 से ही अपनी व्यवहारिकता को जोड़ लिया था, हम उससे इंटरकनेक्टेड हो गए थे और हमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो हमें ठीक लगने लगा था। तो हमने जब भारत का संविधान निर्माण किया तो हमने बहुत सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो भारत का संविधान बनाया गया उसमें 395 अनुच्छेद है दोस्तों। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद दोस्तों। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों मूल रूप से। इस 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं। से लिए गए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं जब हमने 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान में शामिल किया है, तो भारत शासन अधिनियम 1945 का हमारे भारतीय संविधान पर कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है दोस्तों। अब सबसे ज्यादा प्रभाव रहा तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या चीजें अपने संविधान में शामिल किया है। अब शामिल शब्द हमने लिखा, तो शामिल शब्द का अर्थ मतलब दोस्तों यह नहीं होता है कि हमने एज इट इज उसको उठाया और अपने संविधान में उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। हमने कोई भी देश के, किसी भी देश के संविधान को हमने उसे पढ़ा, उसे खंगाला। पढ़ने और खंगालने की आवश्यकता हमारे पास इसलिए थी क्योंकि जो ब्रिटेन सरकार थी, जो अर्थात जो इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था थी, उसने हमें बहुत कम ही टाइम दिया था संविधान निर्माण के लिए, और हमें संविधान निर्माण के बारे में बहुत ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं थी। तो इसलिए हमारे समक्ष एक ही व्यवस्था रह गई थी, एक ही ऑप्शन रह गया था कि हम विश्व के देशों के संविधान को पढ़ें और उसके अनुरूप हम उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसे अपने संविधान में आत्मसात कर लें। ऐसा सिर्फ भारतीय संविधान में ही नहीं है, विश्व के बहुत सारे जो पंथ बनाए गए हैं उन सारे पंथों ने भी बहुत सारे धर्मों को पढ़ा और धर्मों को पढ़ने के बाद उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने अपने पंथ में शामिल किया। तो इसी प्रकार से हमने, लेकिन वह जब भी शामिल करते हैं, कोई भी पंथ किसी अन्य पंथ या धर्म की कोई विचारधारा अपने धार्मिक पुस्तक में शामिल करता है, तो यह सोचकर और वह सभी परिस्थितियों को, सारे परिवेश को समझने के अनुरूप तब वह अपने धार्मिक पुस्तकों में शामिल करता है। इसी प्रकार हमने भारत शासन अधिनियम 1935 हो या अन्य, हमने चाहे यूएस के संविधान से लिया हो, चाहे हमने ब्रिटेन के संविधान से कोई व्यवस्था ली हो, चाहे कनाडा से लिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हो, हमने विश्व के 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा था। विश्व के 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमने उनमें से कुछ चीजें इंकलकेट की, अर्थात कुछ चीजें हमने आत्मसात की, कुछ चीजें हमने धारण की अपने संविधान में, और उन्हीं चीजों को हमने एज इट इज धारण नहीं किया, हमने उन्हें पढ़ा, फिर उसमें संशोधन किया कि भारत की परिस्थिति के अनुरूप क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो जो उचित था हमने उसे भारतीय संविधान में समाहित किया और जो अनुचित था उसे हमने भारतीय संविधान से बाहर निकाल दिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब संविधान निर्माण चल रहा था, संविधान निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सबसे फेमस कोटेशन था, अर्थात कथन था कि हमने पुनः भारत शासन अधिनियम 1935 को पुनः स्थापित किया और मुझे यह दोबारा स्थापित करने में कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी खेद नहीं है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने विश्व के 60 देशों के संविधान को खंगाला और खंगालने के बाद हमें जो अच्छा लगा, हमारे परिवेश के अनुरूप जो अच्छा था, हमने उसे अपने संविधान में शामिल किया दोस्तों। तो इस आधार पे यह बोलना कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है, यह कथन गलत है। हमने विश्व के सभी देशों के संविधान को पढ़ा जो कि अच्छा था, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि हमें क्या रखना और क्या नहीं रखना है।
क्योंकि संविधान की व्यवस्था कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ब्रिटेन में सबसे पहले चली, लेकिन लिखित संविधान की बात किया जाए तो लिखित संविधान सबसे पहले हमने यूएस में देखा। तो यूएस के पहले कहीं लिखित संविधान था नहीं, और ब्रिटेन में जो संविधान था वो अलिखित था। अलिखित ब्रिटेन के संविधान का अर्थ दोस्तों यह होता है कि वह संविधान एक बार में नहीं लिखा गया, अर्थात जब यूएस का संविधान लिखा गया तो वह एक बार में लिखा गया। वहीं ब्रिटेन के संविधान को व्यवहारिकता के आधार पर धीरे धीरे लिखा गया। आज कुछ, कभी कुछ, फिर कभी कुछ, फिर कभी कुछ चीजें लिखी, अर्थात एक साथ कोडिफिकेशन नहीं किया गया ब्रिटेन के संविधान का। इसलिए हम ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान बोलते हैं। अलिखित संविधान का मतलब यह नहीं होता है कि हमने ब्रिटेन के संविधान को लिखा ही नहीं गया है। ब्रिटेन के संविधान की भी एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उन्होंने व्यवहारिकता के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप धीरे धीरे चीजें लिखी। तो हमारे पास उस समय विश्व के कुछ देशों के संविधान थे जो हमें अपने देश के संविधान के लिए ठीक लगा, तो हमने उन सारे विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ा। उन 60 देशों में से लगभग कमोबेश हमने 10-11 देशों के संविधान को अच्छे से स्टडी किया, और उनमें से बहुत सारी बातें अपने परिस्थिति के अनुरूप हमने समाहित किया अपने यहां। जैसे मूल अधिकार की व्यवस्था हमने यूएस के संविधान से लिया, पर क्या ये यूएस के संविधान की जो मूल अधिकार की व्यवस्था है, क्या एज इट इज हमने भारत में भी शामिल कर लिया? तो नहीं। फ्रांस में गणतंत्र की व्यवस्था है तो भारत में भी गणतंत्र की व्यवस्था है, पर क्या भारत में जो गणतंत्री व्यवस्था है क्या वही गणतंत्री व्यवस्था फ्रांस में है? तो नहीं दोस्तों, दोनों में अलगाव है। फ्रांस में गणतंत्र के आधार पर, वहां पर जो धर्म है, धर्म के आधार पर संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात वहां पे कोई पगड़ी लगाए तो चाहे तो देश वहां रोक सकता है। आप बुर्का पहनते हैं या तिलक लगाते हैं, इस तरह कोई भी धार्मिक प्रक्रिया करते हैं आप, तो आप पे रोक लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लचीलापन है। गणतंत्र में हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पे सभी को कोई ना कोई व्यवस्था दी है। अगर देखा जाए फ्रांस की जो पंथ निरपेक्षता है दोस्तों, फ्रांस की पंथ निरपेक्षता और भारत की पंथ निरपेक्षता में अंतर है। अगर भारत की पंथ निरपेक्षता की बात किया जाए तो भारत जो है धर्म से पूर्णतः अलग नहीं है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। वहीं फ्रांस का जो पंथ निरपेक्षता है वह पूर्णतः धर्म से अलगाव रखता है। तो बहुत सारी चीजें हमने विश्व के संविधानों से लिया, पर हमने उसे अपनी परिस्थिति के अनुरूप देखा, जांचा और परखा, उसके बाद जो हमें ठीक लगा वह हमने रखा। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भारत के संविधान को उधार का थैला कहा गया है, यह कहना कितना उचित होगा, इस क्वेश्चन को 150 वर्डों में लिख करके भेजें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, इसकी बॉडी कैसी होगी और इसका कंक्लूजन कैसा होगा, अर्थात निष्कर्ष कैसा होगा। तो मैं यह आपको कल के क्लास में बताऊंगा दोस्तों। तो आज के टॉपिक में आप पहले आज यह क्वेश्चन नोट कर लें और इसे राइट डाउन करके आप हमें अवश्य भेजें, ताकि हम इसमें करेक्शन करके आपको बता सकें कि क्या उचित है यहां लिखना और क्या अनुचित है। तो आइए हम सीधे घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की थी भारतीय संविधान में। जस्ट मिनट दोस्तों, 1 मिनट, मैं कपड़ा खोज लूं, इससे रब करना होता व्हाइट बोर्ड को। दोस्तों मिल नहीं रहा, अभी मैं हाथ से ही कर लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, मेरे साथ ही साथ लगातार लिखते रहेंगे क्योंकि आज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और मैं चाहूँगा आपका टाइम कम से कम लगे, इसलिए साथ ही साथ लगातार लिखते रहें। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको उस क्लास के सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है भारत शासन अधिनियम 1935।
तो दोस्तों इसमें पहला टॉपिक हम लिखते हैं कि भारत शासन अधिनियम में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने क्या क्या चीजें शामिल की दोस्तों। आइए साथ ही साथ हम बता देते हैं जो भारत के संविधान का स्रोत है वह दो प्रकार के स्रोत हैं। तो स्रोत कौन कौन से, एक आंतरिक स्रोत है दोस्तों, आंतरिक स्रोत, और एक बाह्य स्रोत या विदेशी स्रोत, सीधे बोल सके हम इसको विदेशी स्रोत। अब आंतरिक स्रोतों में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। वहीं जो विदेशी या बाह्य संविधान की बात किया जाए स्रोत की, तो वह यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ईटीसी और भी बहुत सारे देश। तो आंतरिक स्रोत में हम भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि कमोबेश आपको पता है कि ब्रिटेन ने हम पर कुछ नहीं तो कम से कम 100 सालों का शासन रहा है ब्रिटेन का, और 100 सालों में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कम से कम 12 साल बिता चुके थे। जब हमने 12 साल भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिता लिया था तो हमको भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था ठीक लगने लगी थी भारतीय परिस्थिति के अनुरूप, तो हमने इसे आंतरिक स्रोत में शामिल कर लिया। वहीं बाह्य स्रोत में हमने यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और अन्य देशों के संविधान के विचारों को शामिल रखा है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे देश, जो हमने भारतीय संविधान में जो स्रोत शामिल किए हैं दोस्तों, वह स्रोत एक आंतरिक स्रोत है और एक बाह्य स्रोत है। तो आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 है, वहीं बाह्य एवं विदेशी स्रोत में यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का है, अन्य भी है। तो दोस्तों आप यहां तक समझ गए होंगे। आइए हम सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 की उन चीजों को शामिल देखते हैं जो भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है। तो यह जो बातें शामिल की गई थी 250 अनुच्छेद, ये एज इट इज दोस्तों शामिल नहीं किया गया था, इनमें संशोधन किया गया, भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधन। तो क्या दोस्तों, भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधन करके फिर हमने 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से शामिल किया भारत में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे घटनाक्रम क्या हमारा बोलता है। हमने जो संघीय शासन व्यवस्था है, वह संघीय शासन व्यवस्था या प्रणाली हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से धारण किया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ही हमने एक अखिल भारतीय संघ की बात की थी, जिसमें केंद्र की सरकार होगी कि राज्य, अर्थात प्रांतों में राज्य की सरकार होगी। केंद्र की सरकार जो होगी इसमें आपकी देशी रियासतें शामिल होंगी, और जो 14 प्रांत थे उस समय 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों के लोग शामिल होंगे। पर यह अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई हमारे देश में 1935 के अधिनियम के तहत जब लाई गई थी, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से, अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इस आधार पर अखिल भारतीय संघ तो बना नहीं है, लेकिन जब हमने संविधान बनाया
तो हमने संघीय शासन प्रणाली को हमने भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया, जो अखिल भारतीय संघ के तौर पर भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था दोस्तों। तो आइए सेकंड पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, हमने संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था की विचारधारा, तो कि हमारा देश जो होगा वो संघीय शासन व्यवस्था पर होगा, इसकी विचार भी जो है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। वहीं आप देखेंगे अभी संघीय शासन व्यवस्था जो हमने पूर्णतः हमने कनाडा के संविधान से लिया। जब मैं कनाडा वाले टॉपिक को इसमें पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हमने कनाडा से क्या क्या ग्रहण किया दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट हो गया, संघीय शासन व्यवस्था की विचारधारा हमने ग्रहण किया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वहीं हमने न्यायपालिका की संरचना, तो दोस्तों जो वर्तमान में आपको न्यायपालिका की संरचना दिखती है दोस्तों, या न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की संरचना दोस्तों, अर्थात वर्तमान में हमारी जो न्यायपालिका है वह 3 रूपों में बटी हुई है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में अपना हाई कोर्ट है और जिलों में अपना लोअर कोर्ट या जिला कोर्ट। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यह जो व्यवस्था हमने की है, यह न्यायपालिका की संरचना वाली व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही धारण किया था, क्योंकि आपको ही पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया था, जो जाकर के 1937 में स्थापित हुआ था दोस्तों। तो जो भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है यह 1935 के अधिनियम के तहत ही बनाई गई थी, जो 1937 में भारत में बनी, और उसी व्यवस्था को, उसी संरचना को हमने एज इट इज अपने संविधान में शामिल किया कुछ संशोधन के माध्यम से। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जिसकी तैयारी आप वर्तमान में यूपीएससी की करते हैं, यह व्यवस्था भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अपने संविधान में शामिल किया है दोस्तों। तो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में शामिल किया। वहीं पर हमने राज्य में जो राज्यपाल की व्यवस्था है, राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया। सिर्फ राज्यपाल व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की पूरी प्रणाली सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो जो राज्यपाल का कार्यालय है, तो राज्यपाल का कार्यालय दोस्तों, राज्यपाल का जो कार्यालय है, यह राज्यपाल की जो कार्यालय की व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। तो क्या राज्यपाल का कार्यालय। वहीं जो राज्यपाल की नियुक्ति की बात, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होगी दोस्तों, तो यह व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर और राज्यपाल का कार्यालय की व्यवस्था में मैंने बताया तुलना करके कनाडा में क्या था और भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था। तो हमने क्या शामिल किया ये हम आपको आज बता रहे हैं। तो राज्यपाल का जो कार्यालय या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों शामिल किया गया था। अब आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि कैग, सीएजी, कैग जो हम वर्तमान में सीएजी देखते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हम देखते हैं दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह व्यवस्था भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत धारण किया है। लेकिन जो ब्रिटेन का कैग और जो भारत का कैग है, यह दोनों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। भारत के कैग और ब्रिटेन के कैग में अंतर है। भारत का कैग जब वित्तीय व्यवस्था खर्च कर दी, अर्थात जो पैसा उनको दिया जाता है, जब वह पैसा जब मंत्रालय खर्च कर देता है, तब उन मंत्रालयों के जो खर्च का लेखा जोखा होता है वह देखता है कौन, कैग देखता है। पर जो ब्रिटेन का कैग है वह भारतीय कैग से ज्यादा सशक्त है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैग की व्यवस्था है उसमें यह बताया गया है कि जो फंडिंग होगी, फंडिंग भी रोक सकता है कैग। पर भारत में जो कैग की व्यवस्था है उसके पास फंडिंग रोकने की शक्ति नहीं है। तो
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो व्यवस्था है, यह शब्द सही रूप में ब्रिटेन में ही होता है। भारत में कैग की वैसी मजबूत पावर नहीं है जो ब्रिटेन में हुआ करती है। तो दोस्तों आई होप आपको यह कैग वाली व्यवस्था समझ में आ गई होगी कि जो भारत का जो कैग है वह वित्तीय जो फंडिंग, जो मंत्रालयों को फंडिंग दी जाती है, वह फंडिंग को रोक नहीं सकता, सिर्फ फंडिंग का लेखा जोखा कर सकता है बाद में खर्च होने के बाद, कि क्या जिस मद के लिए दिया गया था उसी मद में खर्च किया जा रहा है या किसी अन्य मदों में खर्च कर दिया जा रहा है। पर ब्रिटेन का जो कैग होगा वह आपका लेखा जोखा तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको दिए जाने वाले फंड को चाहेगा तो रोक भी सकता है। पर भारत का कैग ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको कैग वाला टॉपिक समझे। जब हम कैग वाला टॉपिक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो हम डिटेल में आपको और बताएंगे कि ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में और क्या क्या अंतर है दोस्तों। तो अभी आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने कैग की व्यवस्था को धारण किया था भारतीय संविधान में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, अध्यादेश की व्यवस्था। जो अध्यादेश की व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करते हैं, यह अध्यादेश की व्यवस्था भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है दोस्तों। किस अधिनियम तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 तहत हमने अध्यादेश की व्यवस्था भी की थी। यह अध्यादेश की व्यवस्था पहले गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, बाद में हमने अपने राष्ट्रपति को दे दिया दोस्तों। तो यह याद रखिएगा, जो अध्यादेश की व्यवस्था है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत धारण किया था भारत में। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपात। जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध की व्यवस्था भी जो है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया है दोस्तों। तो एक बार मैं यहां फटाफट पढ़ देता हूं, तब तक आप, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा फैक्ट से भरा हुआ है, तो थोड़ा शायद क्लास लंबी खींच सकती है। इसलिए अपने पेशेंस को, कंसंट्रेशन को व्हाइट बोर्ड पर बनाए रखें और लगातार देखते रहें। एज इट इज आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में छप जाएंगी आज ही। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान की 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 के ही हैं। पर यह जो अनुच्छेद हमने शामिल किया, यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन के माध्यम से शामिल किया। फिर जो संघीय शासन व्यवस्था है कि विचारधारा भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। न्यायपालिका की संरचना जो होगी यह भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया दोस्तों। लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, सीएजी यानी कैग, अध्यादेश की व्यवस्था और आपात उपबंध, यह सारी व्यवस्थाएं हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया दोस्तों। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यह भारत शासन अधिनियम की सारे प्रावधान समझ में आ गए होंगे। आप इसे राइट डाउन करें। मैं आपको 30 सेकंड से आसपास का टाइम देता हूं, या तो आप लिखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और लगातार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, क्योंकि आपके चैनल द्वारा जब आप चैनल को बढ़ाते हैं, संख्या बल बढ़ाएंगे, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएंगे, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा मोटिवेशन तो सब्सक्राइबर ही है ना। तो सब्सक्राइबर लगातार बढ़ाते रहें दोस्तों। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और वीडियोस को देखिए, और वीडियोस को देखकर कमेंट करें कि क्या कमी रह गई है क्लासेस में, क्या सुधार करना है, यह हमें बताएं दोस्तों। क्योंकि जब तक 1 to 1 आप नहीं आएंगे, अपनी बातें नहीं रखेंगे, तो मैं कैसे समझूंगा। क्योंकि क्लास को इंटरैक्टिव बनाना है, दोनों तरफ से डिस्कशन होना जरूरी है दोस्तों। आप भी जब क्लास में बैठे तो पानी उनी लेकर के बैठे दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसमें प्यास भी बहुत लगेगी दोस्तों आप लोगों को। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले, इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान को। क्यों ब्रिटेन को देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद? क्योंकि ब्रिटेन का ही संविधान जो है
ब्रिटेन का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव भारतीय संविधान पर रहा है तो वह ब्रिटेन के संविधान पर रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि 100 सालों तक हम पर उन्होंने शासन किया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक उन्होंने अनेकों अधिनियम हमारे लिए लेकर के आए। और उन सारे अधिनियमों में से हमने बहुत सारी चीजें समझा जाना, कहीं संसदीय व्यवस्था ला रहे हैं तो कहीं विधि का शासन लेकर के आ रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यवस्था वो लगातार लेकर के आ रहे थे और हम उससे रूबरू होते होते हम उससे व्यवहारिक रूप से जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे जो नेता थे वह नेता ब्रिटेन की सारी व्यवस्थाओं से जुड़ते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि वो लगातार वही विधायिका की प्रक्रिया देख रहे थे, किस तरीके से विधेयक रखना है, किस तरीके से विधेयक को पारित करना है, तो यह सारी व्यवस्थाएं वो देख रहे थे। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद अगर भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ा है दोस्तों तो वह ब्रिटेन के संविधान का है। तो आइए हम सीधे ब्रिटेन के संविधान की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक लिख लिया होगा दोस्तों और आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप क्लास के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम सीधे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की हैं। दोस्तों ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की भारतीय संविधान में दोस्तों। तो आइए सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, तो संसदीय शासन प्रणाली। हमने संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों लागू की अपने देश में? हम चाहते तो अध्यक्षात्मक प्रणाली भी लागू कर सकते थे, पर हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट व्यवस्था ही क्यों किया, हमने प्रेसिडेंटल रूल्स की व्यवस्था क्यों नहीं की अपने देश में? तो उसका रीजन दोस्तों यह था कि जब ब्रिटेन हम पर इतने लंबे समय तक शासन कर रहा था तो उस शासन के दौरान उसने संसदीय व्यवस्था हमारे देश में लेकर के आया। अब संसदीय व्यवस्था जब हमारे देश में आई तो हमने संसद की ही व्यवस्था से अपने आप को ज्यादा अच्छे से जोड़ सके, क्योंकि हमारे सारे नेता जब पार्लियामेंट में जाते थे तो वह देखते थे कि संसदीय शासन व्यवस्था कैसे काम कर रही व्यवहारिक रूप में। तो जो व्यवहार में आ जाता है दोस्तों उसी को धारण करना ज्यादा आसान होता है। हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था लेकर के अगर आते भारत में तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं होती, हमें नहीं पता होता, हमें उन्हें धारण करने में, शामिल करने में बहुत सारी दिक्कतें होती। इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया। आपको आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था क्या होती, तो सारी शासन प्रणालियां आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अभी आप सिर्फ यहां समझें कि हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को अपने भारत के संविधान में शामिल किया दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के अलावा हमने क्या शामिल किया है भारतीय संविधान में दोस्तों। तो हमने जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जो 2 सदन की व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें एक केंद्र में देखें दोस्तों तो लोकसभा, राज्यसभा। अगर राज्यों की बात करें दोस्तों तो विधानसभा और विधान परिषद। तो यह द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में हमने ब्रिटेन की विचारधारा को देखा और उसके अनुरूप हमने अपने देश में संशोधन के माध्यम से हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था को भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हमने नेक्स्ट क्या चीजें ली। जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, तो जो विधि का शासन है यह हमने ब्रिटेन के संविधान से भारत में शामिल किया। अब विधि के शासन का छोटा सा शॉर्ट सा एक मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। विधि के शासन का मतलब है कि आप कोई भी क्यों ना हो, आप सभी विधि के नीचे ही होंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं हो सकते। अर्थात जो विधि में लिख दिया गया है, कानून जिस तरीके से बना दिया गया है, उसी कानून के माध्यम से पूरा सिस्टम देश का चलेगा, यही बताता है विधि का शासन। अर्थात आप राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ भी हो, आप सभी संविधान के नीचे हैं। और आप विधि का शासन का मतलब दोस्तों यह हो गया कि जो भी व्यवस्था चलेगी देश में वह
कानून के अनुरूप चलेगी, कानून से इतर कुछ भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों यह था विधि का शासन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। तो हमने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था मतलब कैबिनेट सिस्टम। दोस्तों ये कैबिनेट सिस्टम था और ये था रूल ऑफ लॉ। दोस्तों तो रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, अब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था था कैबिनेट सिस्टम। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने एकल नागरिकता, हम चाहते तो हम ब्रिटेन से, सॉरी हम यूएस से एकल नागरिकता के अलावा हम कोई, ऐसे कि आप यूएस में देखेंगे कि दो प्रकार की नागरिकता होती, केंद्र की अर्थात देश की यानी यूएस की अपनी नागरिकता और वहां के राज्य जो है उनकी अपनी नागरिकता है। पर हमने ब्रिटेन की ही नागरिकता व्यवस्था क्यों धारण की? अगर हम उधारों के थैला ही हैं तो हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था एज इट इज क्यों नहीं धारण कर लिया? हमने जो विधि का शासन है वह हमारे देश में और ब्रिटेन में कैसा है, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है वह भारत में कैसी है और ब्रिटेन में कैसी है, इन सभी में अंतर है दोस्तों। तो इसलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहना उचित नहीं है दोस्तों। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था अर्थात जो भी भारत का नागरिक होगा वह सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा, वह उत्तर प्रदेश का, वह मध्य प्रदेश का, वह झारखंड का, वह तमिलनाडु, वह केरल, कर्नाटक का नहीं होगा, वह भारत का होगा दोस्तों। तो एकल नागरिकता हमें एक साथ जुड़े रहने की भावना भी बताती, बंधुत्व की भावना हमारे पर डेवलप होती है एकल नागरिकता के माध्यम से दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके आता है दोस्तों, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर विजेता, क्या दोस्तों, विजेता अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दोस्तों आई होप आपको यहां तक सारी चीजें लगातार दिख रही होंगी। और एक लास्ट पॉइंट बचा दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। तो जो संसदीय विशेषाधिकार हमारे देश में दिया गया है वह भी व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो संसदीय विशेषाधिकार जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट में जो बैठने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों को वहां के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और पार्लियामेंट के अंदर बोले गए किसी भी शब्द को लेकर के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप कि ऐसा उन्होंने कहा था, यह गलत है। तो यह उनकी संसदीय विशेषाधिकार है दोस्तों। अन्य भी बहुत सारे विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं। तो जब मैं संसदीय विशेषाधिकार का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बखूबी आपको बताऊंगा कि हमने संसदीय विशेषाधिकार में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी हैं दोस्तों। तो एक बार आप इन्हें फटाफट रिवीजन कर लें। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली दोस्तों। द्विसदनात्मक व्यवस्था को हमने धारण किया, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद को। विधि का शासन अर्थात जो भी व्यवस्था चलेगी देश में वह विधि के अनुरूप चलेगी और विधि के इतर कुछ भी नहीं चलेगा, अर्थात विधि का ही शासन अर्थात कानून का ही शासन होगा दोस्तों। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या अर्थात कैबिनेट व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। आपको पता है कि सबसे पहले पोर्टफोलियो की व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान में अर्थात ब्रिटेन से ही देखा, जो कि हमारे यहां लागू की गई थी दोस्तों। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया दोस्तों। चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जो जीत की व्यवस्था है यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों लिया। और वहीं पे संसदीय विशेषाधिकार की जो व्यवस्था है यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों धारण किया है भारत में। तो आई होप यह आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप इसे राइट डाउन करें। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं दोस्तों। 30 सेकंड बाद मैं इसे रब कर दूंगा तुरंत। तब तक मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार दोस्तों करते रहें। चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें।
आई होप दोस्तों आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, आप एंजॉय भी कर रहे हो क्लास के साथ। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और जब भी मेरी क्लास चले तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठे दोस्तों, क्योंकि पेन कॉपी के साथ आप अपने आप को इस व्हाइट बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए पेन कॉपी लेकर अवश्य बैठें ताकि आपकी एक पॉलिटी की नोट्स रेडी हो जाए दोस्तों। और मैं यह गारंटी देता हूं आपको कि आपने एज इट इज जो मैंने लिखवाया, अगर आप उसको आपने राइट डाउन कर लिया दोस्तों, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पीसी स्टेट एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम होंगे स्टेट में, सारे के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी व्हाइट बोर्ड से आएगा दोस्तों। मैं इसका दावा कर सकता हूं आपको। तो आप व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखवाया जाता है दोस्तों, उसे लिखें, उसे राइट डाउन करें दोस्तों। और राइट डाउन करके उसे डेली डेली आत्मसात करते रहें, पढ़ते रहें, उसे रिवीजन करें दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण आपका रिवीजन है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यूएस की तरफ चलते हैं। तो यूएस, जैसा कि आपको पता है कि यूएस पावरफुल देश है, तो हमने सारी पावर की चीजें हमने यूएस से ही ग्रहण की दोस्तों। ब्रिटेन में संसद थी, तो हमने जितनी भी संसदीय व्यवस्था थी हमने ब्रिटेन से ग्रहण की दोस्तों। अब जितनी पावरफुल चीजें होंगी हम सब कहां से ग्रहण करेंगे दोस्तों? आपके यूएस से ग्रहण करेंगे। तो आइए अब हम सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की दोस्तों, अब आइए वो देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए दोस्तों हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की भारतीय संविधान में। जैसा कि मैंने आपको बताया जितनी पावरफुल चीजें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया अपने संविधान में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला घटनाक्रम कि हमने अपने संविधान में यूएस से क्या क्या चीजें धारण की हैं। तो आप सभी को पता है कि विश्व का यह पहला लिखित संविधान है। विश्व का यह पहला लिखित संविधान है। अब लिखित और अलिखित क्या होता है दोस्तों, यह मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है दोस्तों। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। विश्व का पहला लिखित संविधान है दोस्तों। तो इसको मैंने एक ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया ताकि आप इसे राइट डाउन कर लें, आपको पता हो कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन है दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं सीधे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है आपको बताता है कि जो प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार है भारत ने यह कहां से लिया है दोस्तों? तो हमने यूएस के संविधान से लिया, लेकिन एज इट इज नहीं धारण कर लिया, इसमें परिवर्तन किया है। परिवर्तन के माध्यम से हमने इसे शामिल किया है अपने देश में। तो हमने प्रस्तावना के विचार जो है हमने यह कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया दोस्तों। पर प्रस्तावना में जो प्रयुक्त भाषा है दोस्तों वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट बताऊंगा तो आपको बताऊंगा हमने प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना तो हमने यूएस से ली, पर जो प्रस्तावना में जो भाषा यूज हो रही है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या यूएस से धारण किया दोस्तों। तो नेक्स्ट हमने लिया है मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। अब कोई दोस्तों आपसे यह कहे कि हमने यूएस से मूल अधिकार धारण कर लिया, गलत। अगर किसी देश का संविधान अच्छा बना है, बेहतरीन बना है, तो दोस्तों उस देश के संविधान में मूल अधिकार अवश्य होंगे, मूल कर्तव्य भी होंगे, डीपीएसपी भी होगा। यह सारी व्यवस्थाएं किसी देश की कॉपी पर धारण नहीं करती, कॉपी पर मतलब कट एंड पेस्ट नहीं है दोस्तों, कॉपी एंड पेस्ट नहीं है। मूल अधिकार विश्व के देश जिन जिन देशों ने संविधान निर्माण किया उन सभी देशों ने मूल अधिकार की व्यवस्था अपने नागरिकों को दी है। यूएस में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं दोस्तों। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएस में मूल अधिकार को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, अर्थात ऐसा बिल जिसमें राइट्स की चर्चा की गई, बिल ऑफ राइट्स। और मूल अधिकार का शब्द जो है हमने भारत में इसे लिया, तो मूल अधिकार शब्द का उल्लेख भी हमने भारत में किया यूएस के संविधान से लेकर के दोस्तों। तो जो मूल अधिकार की व्यवस्था है यह हमने यूएस के संविधान से लिया, लेकिन वहां की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं, हमने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन करके इसे धारण किया दोस्तों। तो मूल अधिकार की व्यवस्था हमने यूएस के संविधान से लिया दोस्तों। वहीं पर न्यायिक पुनर्विलोकन, तो मैंने क्या कहा था दोस्तों आपसे कि जितनी पावरफुल चीजें होंगी सब कुछ हम यूएस के संविधान से ही लेंगे। तो देखिए न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन
तो दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, साथ ही साथ न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है क्या वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं। दोस्तों अगर संविधान सम्मत है तो वह रहेगा और संविधान सम्मत नहीं है तो वह नहीं रहेगा। दोस्तों तो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था में यही बताता है कि न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है, बनाए गए दिए गए निर्णयों की, साथ ही साथ वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की भी समीक्षा कर सकती है और उसे संविधान सम्मत होने पर वैलिड कर सकती है, संविधान सम्मत नहीं होने पर उसे जीरो घोषित कर सकती है, अर्थात शून्य घोषित कर सकती है। दोस्तों तो आप समझ गए दोस्तों न्यायपालिका की जो पुनराविलोकन की व्यवस्था, हमने यह भी संविधान के यूएस के संविधान से धारण किया। वहीं हमने संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन की संविधान है, ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में संसद पावरफुल, वहां संविधान पावरफुल नहीं है दोस्तों। और हमारे यहाँ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता अर्थात संविधान पावरफुल है। संविधान ही सबको शक्ति देगा और संविधान को शक्ति जनता देती है दोस्तों। तो संविधान की सर्वोच्चता अर्थात संविधान जो है वो न्यायपालिका को, संविधान कार्यपालिका को, विधायिका को, प्रशासनिक व्यवस्था को, सबका संचालन संविधान के अनुरूप चलेगा, अर्थात संविधान सर्वोच्च पावर होगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा दोस्तों भारत में। तो यह व्यवस्था जो हमने यूएस से धारण की है दोस्तों। वहीं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की विचारधारा है, यह विचारधारा भी हमने यूएस के संविधान से लिया है दोस्तों। तो महाभियोग के माध्यम से हम राष्ट्रपति को उसके संवैधानिक पद से हटा देते हैं। यह व्यवस्था क्या होती है महाभियोग की, जब मैं महाभियोग का टॉपिक अर्थात जब मैं राष्ट्रपति का बताऊंगा टॉपिक, तो जब उनको मैं पद से हटाने की व्यवस्था की चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग के आधार क्या हैं, कितने वोटिंग चाहिए, कितने वोटिंग नहीं चाहिए, किस पार्लियामेंट में कहाँ रखा जाएगा, कहाँ नहीं रखा जाएगा। यह सारी व्यवस्थाओं की चर्चा मैं तब करूंगा जब मैं आपको राष्ट्रपति व्यवस्था पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो अभी आप जान जाइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात इम्पीचमेंट की व्यवस्था हमने यूएस के संविधान से लिया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या रखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद हमने उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएस के संविधान से लिया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति की व्यवस्था और यूएस के राष्ट्रपति की व्यवस्था अलग अलग है दोस्तों, पर जो हमने उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की है दोस्तों, ऐसी ही व्यवस्था हमें यूएस में भी देखने को मिलती है। और हमें लगा कि हम यूएस में जो उपराष्ट्रपति प्रणाली सिस्टम है हम उसे अपने यहाँ भी लागू करें तो हमारे देश के लिए हितैषी होगा, हित में होगा। और जबकि आपको क्या लगता है कि हमने उपराज्यपाल की जो राष्ट्रपति अर्थात जो उपराष्ट्रपति पद है, यह क्या पद हमने एज इट इज धारण कर लिया? नहीं दोस्तों। तो जो यूएस के उपराष्ट्रपति होते हैं उनके साथ दिक्कत यह होती है कि अगर वह राष्ट्रपति पद को धारण कर लेते हैं, अगर उपराष्ट्रपति यूएस में उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का पद धारण कर लेते हैं तो वह जो समय बचा हुआ उन शेष समय के लिए रहेंगे, अर्थात 6 माह नहीं, अगर 1 साल 2 साल 3 साल का टेन्योर बचा हुआ है राष्ट्रपति का, तो उन सभी सालों तक वह शासन करेंगे, अर्थात पूर्ण टाइम पीरियड के लिए शासन करेंगे। पर भारत में क्या है कि भारत में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण करता है दोस्तों, तो वह मात्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए धारण कर सकता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बहाल करना ही होगा दोस्तों। तो अब देखिए हमने भारतीय परिस्थिति के अनुरूप उपराष्ट्रपति पद में परिवर्तन किया। इसी आधार पर हमने जितनी भी व्यवस्थाएं अपने संविधान में अन्य देशों से शामिल की, वह परिवर्तन संशोधन के माध्यम से शामिल की दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। अब एक लास्ट पॉइंट कि जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आए दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट कि जो शक्ति का विभाजन है, जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था, शक्ति का विभाजन शब्द, जो शक्ति का विभाजन है, यह यूएस में एकदम क्लियर कट है
कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका क्या करेगी, एकदम क्लियर कट है। पर भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वह इतना कठोर नहीं है दोस्तों। यूएस में शक्तियों का विभाजन एकदम कठोरतम रूप में है कि न्यायपालिका को जो कहा गया सिर्फ न्यायपालिका उतना ही करेगी, कार्यपालिका को जो कहा गया वही करेगी और विधायिका की जो सीमा है वहीं तक रहेगी। तो अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की अपनी सीमाएं उस सीमा के अंदर रहेंगी, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात कोई किसी के क्षेत्र में जाकर इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। पर भारत में ऐसा है कि भारत की जो शक्ति का जो विभाजन है वह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है दोस्तों। तो आप देखते होंगे कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर देती है, कार्यपालिका विधायिका कार्यों में हस्तक्षेप कर देती है। जैसे कि न्यायपालिका कानूनी व्यवस्था लाती है कि सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। क्या काम किसका था? विधायिका कार्यपालिका। किया किसने? न्यायपालिका ने कर दिया दोस्तों, क्योंकि कानून बनाने का हक किसे है? विधायिका के ऊपर। बनाया किसने? न्यायपालिका ने बना दी दोस्तों। इसी तरीके से राष्ट्रपति कई बार अध्यादेश ले आ देते हैं दोस्तों, जबकि कानून बनाने की व्यवस्था के विधायिका के पास है। तो विधायिका कार्य को भी कई बार कार्यपालिका राष्ट्रपति कर देते हैं। तो दोस्तों यह परिवर्तन लगातार किया जाता रहता, अर्थात भारत में जो शक्ति का विभाजन है वह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। अर्थात अगर कोई भी मनमानेपन पर जा रहा है तो उस मनमानेपन को रोकने के लिए हमने सभी को शक्तियां दी हैं कि अगर कार्यपालिका और विधायिका मनमानेपन पर उतर जाए तो न्यायपालिका उसे रोक दे, और न्यायपालिका अगर मनमानेपन पर आ जाए तो विधायिका और कार्यपालिका उसे रोक दे। तो दोस्तों हमने चेक एंड बैलेंस बनाया भारतीय परिस्थिति को अनुरूप देखते हुए, यहां की डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने शक्तियों के विभाजन को लचीला रखा, कठोर नहीं रखा दोस्तों। और आपको पता है कि भारतीय संस्कृति जो है लचीली है, शुरू से ही हमारी संस्कृति लचीली रही है। हमने हजारों सालों से बहुत सारी चीजों को आत्मसात करते गए, तभी हमारी संस्कृति इतनी परिपक्व हुई है और इतनी अच्छी संस्कृति है। तो शक्तियों का विभाजन भी दोस्तों उसी आधार पर है, हमने अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही अपने संविधान का निर्माण किया है दोस्तों। तो उधार का थैला कहना एकदम गलत है भारतीय संविधान को दोस्तों। तो शक्ति का विभाजन हमारे यहाँ पे कठोर न होकर लचीला है। अगर कठोर बात किया जाए तो कठोर आपके यूएस में है, और अगर लचीला बात किया जाए दोस्तों तो भारत में है। आई होप यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप पहले यहां तक राइट डाउन करें, देन मैं आगे का टॉपिक बता देता हूं आपको दोस्तों। और शक्ति के विभाजन शब्द जो है यह मॉन्टेस्क्यू द्वारा दोस्तों दिया गया। किसके द्वारा? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया दोस्तों। तो मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे और एक अच्छे राजनीतिकविद थे। तो इन्होंने ही विचार दिया था शक्ति का विभाजन कैसे कैसे किया जा सकता है, यह दोस्तों इन्होंने ही, मॉन्टेस्क्यू ने ही बताया था दोस्तों। वहीं अगर आपको एक लास्ट टॉपिक इसमें देखा जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की व्यवस्था, यह भी हमने यूएस के संविधान से दोस्तों धारण की है। कहां से धारण की है? यूएस के संविधान से दोस्तों। आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा दोस्तों। मैं इसे थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब शायद आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे क्लियर कट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति पर जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो हम इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाते हैं तो उसके लिए हमने इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आम बोलचाल की भाषा में भी हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं तो हम वहां पर भी महाभियोग बोलते हैं, जो कि गलत प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की कमोबेश प्रक्रिया वही है जो महाभियोग की है, पर महाभियोग कहना उतना उचित नहीं होगा जितना कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द कहना उचित होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया इंपीचमेंट से थोड़ी सी अलग है, इसलिए महाभियोग कहना उचित नहीं होगा दोस्तों। तो आप आई होप आपने इतनी समझ ली होंगी। प्रस्तावना के विचार हमने यूएस के संविधान से, मूल अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन शब्द, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, शक्ति का विभाजन जो कठोर यूएसए में, लचीला भारत में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की व्यवस्था जो है यह हमने सारी की सारी पावरफुल व्यवस्थाएं कहां से ली हमने दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं दोस्तों, तो इसको आप राइट डाउन कर लें। देन मैं फिर आगे का टॉपिक आपको बताता हूं कि हमने और कौन कौन सी चीजें कहां कहां से धारण की दोस्तों।
लगातार चैनल की संख्या बल बढ़ाते रहे दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। उम्मीद है कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें दोस्तों देश में अपने संविधान में शामिल किया है। नेक्स्ट दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड ब्रिटेन के पास स्थित एक देश है दोस्तों, अर्थात इंग्लैंड के आसपास का एक देश है। आइए हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में शामिल की दोस्तों। तो जो डीपीएसपी की व्यवस्था अर्थात राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की जो व्यवस्था है, हमने आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किया है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यह मनोनयन विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर दोस्तों किया जाता है। यह आधार है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन करता है वह विज्ञान के आधार पर, कला, साहित्य और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अगर किसी ने उत्कृष्ट कार्य किया होगा तो राष्ट्रपति उसे राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में और लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है दोस्तों। क्या यह मनोनयन करना बाध्यकारी है? आप यह दोनों पॉइंट्स और प्लस यह क्वेश्चन कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहना उचित होगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली हमने कहां से ली दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यवस्था है वह एकल संक्रमणी मत प्रणाली, दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणी मत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया दोस्तों। तो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया दोस्तों। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन विज्ञान, कला, साहित्य एवं समाज सेवा के आधार पर जो करेंगे वह भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली जो है एकल संक्रमणी मत प्रणाली अर्थात वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, एकल संक्रमणी मत प्रणाली व समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है हमने आयरलैंड के संविधान से दोस्तों शामिल किया है। आप इसे राइट डाउन कर लें। मैं 5 सेकंड का टाइम दोस्तों आपको 5 से 7 सेकंड टाइम देता हूं दोस्तों, इसे राइट डाउन करें फटाफट, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए मैं बोलता हूं कि पेन कॉपी लेकर बैठें कि कोई भी पॉइंट्स आपके छूटे नहीं दोस्तों। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आइए हम कनाडा को देखते हैं। वर्तमान में आपको पता है कि कनाडा चर्चे में चल रहा है। तो अब आइए कनाडा को देखते हैं दोस्तों कि हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या शामिल किया अपने संविधान में।
दोस्तों पहला पॉइंट लिखते हैं कि कनाडा से हमने अपने देश में क्या क्या शामिल किया है दोस्तों। क्या? कनाडा, कनाडा तो एक सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो केंद्र है वह सशक्त है। हमने भारत के इस केंद्र को सशक्त इसलिए बनाया है ताकि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे दोस्तों। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी के दौरान हमारा विभाजन कर दिया गया। उसके साथ ही हमारे देश में चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे और बहुत सारे दंगे हमने आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद भी देखे। इन सभी आधारों को देखते हुए हमें यह महसूस हुआ कि हमारी जो संघीय व्यवस्था होगी वह कनाडा के ज़्यादा करीब होगी। तो हमने कनाडा की संघीय व्यवस्था को धारण किया जिसमें हमने केंद्र को सशक्त बनाया। तो केंद्र को कैसे सशक्त बनाया दोस्तों? तो हमने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी, सारे पावरफुल विषय हमने केंद्र को दे दिया दोस्तों। आइए देखते हैं और क्या व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से शामिल किया दोस्तों देश में। साथ ही साथ हमने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी। तो केंद्र के पास जब अवशिष्ट शक्तियां जाएंगी तो केंद्र हमारा सशक्त होगा, केंद्र पावरफुल होगा दोस्तों। और ये अवशिष्ट शक्तियां पहले वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, जबकि जब हमने बनाया तो यह व्यवस्था हमने केंद्र को दे दिया दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि हमने शक्तियों का विभाजन, यहां पे शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों में किया कि केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी। यह व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया दोस्तों। आइए चौथा पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, तो केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है दोस्तों, यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। हमने राज्यपाल शब्द कहीं और से लिया, पर राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह हमने केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी यह हमने कनाडा के संविधान से लिया दोस्तों। और इसके ही आधार पर हमारा केंद्र सशक्त होता है दोस्तों, क्योंकि केंद्र राज्यपाल के आधार पर राज्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कोई परिस्थिति संविधान के अनुरूप या केंद्र द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां भी हमने केंद्र को दी और राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र द्वारा की जाएगी। तो इन आधारों पर हमने केंद्र को सशक्त बनाया दोस्तों। वहीं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें कि उच्चतम न्यायालय का अर्थात सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, अर्थात राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट से जब जरूरत होगी तो उस अनुरूप जाकर के उनसे परामर्श मांग सकते हैं किसी भी कानूनी प्रणाली पर, किसी कानूनी व्यवस्था को लेकर के अगर कोई अड़चन आ रही है राष्ट्रपति के समक्ष या विधायिका के समक्ष, तो वह जाकर के राष्ट्रपति से दोस्तों परामर्श ले सकती है। तो यह व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से अपने देश में शामिल किया दोस्तों। तो आप इसे एज इट इज नोट कर ले दोस्तों। देन मैं आगे का टॉपिक आपको बताता हूं, फटाफट जल्दी करें, जितना जल्दी आप इसे राइट डाउन करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको टॉपिक खत्म करता जाऊंगा। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें लगातार। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास के साथ आप एंजॉय भी कर रहे होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने देश में क्या क्या चीजें शामिल की दोस्तों। तो
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने दोस्तों अपने देश में क्या क्या शामिल किया? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है वह है समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों किया है। कहां से किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय दिए गए हैं, उन विषयों के आधार पर केंद्र को भी और राज्य दोनों को शक्तियां हैं कानून बनाने का समवर्ती सूची में दिए गए दोस्तों विषयों पर अगर केंद्र और राज्य जब समवर्ती सूची किसी विषय पर कानून बनाते हैं और दोनों में अगर क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उस आधार पर केंद्र की जो व्यवस्था होगी, कानूनी व्यवस्था, उसको मान्य की जाएगी, राज्य की व्यवस्था को मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो समवर्ती सूची के आधार पर भी हमने केंद्र को अपने सशक्त किया है दोस्तों। तो आइए सेकंड पॉइंट हम क्या देखते हैं समवर्ती सूची के प्रावधान के बाद दोस्तों? व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दोस्तों। तो जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी या स्वतंत्रता वाली व्यवस्था भी हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में शामिल किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार और वाणिज्य कर सकता है जहां पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट, अर्थात अगर कोई डॉक्टर डॉक्टरी का पेशा करना चाहता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करना चाहता है, कानूनविद कानून का काम करना चाहता है, तो इस तरह के काम के लिए आपको डिग्री चाहिए। पर अगर आप डिग्री के अलावा भी कोई काम करते हैं तो आपको अपने काम के और व्यवस्था की स्वतंत्रता होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। बस वह काम देश के हित में होना चाहिए, देश की अखंडता के हित में होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसकी स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई दोस्तों, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। वहीं थर्ड पॉइंट दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, संसद के दोनों सदनों की, संसद के, एक मिनट दोस्तों यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों की जाती है संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों, कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों। यह विचार भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों ग्रहण किया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना को तो हमने यूएस के संविधान से ग्रहण किया था दोस्तों, लेकिन जो प्रस्तावना में यूज होने वाली जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया दोस्तों। तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स विविध के टॉपिक्स हैं दोस्तों, हम इसे हमेशा छोड़कर जाते हैं यह सोचकर कि एग्जाम में इनका कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेवेंट नहीं है। पर आप जाकर देखें इन्हीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं एरिया से पूछे गए हैं आपसे। तो आप पहले से राइट डाउन करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किया। आपको 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक, फटाक से लिखें और लगातार संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आई होप आपने लिख लिया होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान से हमने अपने देश में क्या क्या व्यवस्थाएं शामिल की है दोस्तों। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं शामिल की दोस्तों। सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का विचार। साथ ही साथ हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी हमने फ्रांस के संविधान से दोस्तों ग्रहण की है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की दोस्तों। तो यही दो व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने दोस्तों क्या ग्रहण किया, आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को धारण किया दोस्तों। क्या? संविधान दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की
प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों धारण किया। वही राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी हमने राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों धारण किया। फटाफट देखें दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने फ्रांस के संविधान से लिया। या फ्रांस की जब क्रांति होती तब हम यह देखते हैं कि वहां के जो युवा थे वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को मांग करते हैं और यही विचार जो है विश्व के अनेक देशों ने धारण किया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जहां पे अर्थात राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे वह अप्रत्यक्ष हो। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वह निर्वाचित होगा दोस्तों, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या धारण किया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों धारण किया। फटाफट लिखें से 10 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों, फिर मैं इसे रब करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्या है इसमें। अब सिर्फ 3 ही पॉइंट्स बचे, जर्मनी का संविधान, सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का संविधान और जापान का संविधान। दोस्तों फटाफट लिखे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जर्मनी का संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। जैसा आपको पता है कि दोस्तों कि जर्मनी में लगातार वहाँ के लोगों के अधिकारों का लगातार तोड़ा मरोड़ा गया, उनका शोषण किया गया। तो इस आधार पर जर्मनी ने आपात में मूल अधिकार की व्यवस्था को कुछ शामिल किया था, जिसे हमने अपने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं वह क्या पॉइंट्स था। तो हमने दोस्तों शामिल किया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अर्थात इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों का अर्थात एफआर का, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। दोस्तों का निलंबन, सस्पेंडेड अर्थात सस्पेंड कर दिए जाएंगे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को। यह व्यवस्था जर्मनी में हिटलर के दौरान भी की जाती थी दोस्तों, और यही व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में शामिल किया, पर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप। दोस्तों देखिए, बार बार मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं कि भारतीय परिस्थिति के अनुरूप। हमने संविधान में जो भी कुछ शामिल किया वह भारतीय परिस्थिति के अनुरूप शामिल किया। सिर्फ और सिर्फ विश्व के देशों के संविधान को पढ़ा है, पढ़ने के बाद हमें जो व्यवस्था ठीक लगी, क्योंकि विश्व के सभी देशों के संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हुई ना, उनमें से हमने कुछ ही बातें तो शामिल की। कुछ बातें क्यों शामिल की? क्योंकि वह हमारे संविधान और हमारी परिस्थिति के अनुरूप ठीक थे, और उन्हें शामिल करते वक्त भी हमने बहुत सारे संशोधन के माध्यम से हमें उन्हें शामिल किया हमने उन्हें। तो आइए, आपातकाल दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। दोस्तों अब एक बचता दोस्तों यूएसएसआर अर्थात पूर्व सोवियत संघ अर्थात वर्तमान रूस, यूएसएसआर जिसको वर्तमान में रूस बोलते हैं दोस्तों, जो आज आपका सबसे प्रिय फ्रेंड है। यूएसएसआर भारत का सबसे अच्छा हितैषी, सबसे अच्छा दोस्त है इसका। तो हमने यहां से धारण किया मूल अधिकार की, मूल कर्तव्य की व्यवस्था। दोस्तों तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से धारण किया दोस्तों? तो पूर्वी सोवियत संघ से धारण किया। प्रस्तावना में हमने दोस्तों सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक आदर्श, जो राजनीतिक न्याय का विचार है, यह विचार हमने पूर्व सोवियत संघ से धारण किया दोस्तों। तो मूल कर्तव्य हो या प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का विचार जो है, हमने यह पूर्वी सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से अपने देश में दोस्तों शामिल किया। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों, वह है जापान का संविधान।
तो जापान के संविधान से दोस्तों हमने क्या शामिल किया अपने देश में? तो विधि का शासन, सॉरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों हमने जापान से क्या शामिल किया? अपना अच्छा पड़ोसी दोस्त जापान। क्या शामिल किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों जब मैं आपको टॉपिक बढ़ाऊंगा कि विधि का शासन, विधि के समक्ष शासन की व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह सारी व्यवस्थाएं हम आपको डिटेल में बताएंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि का शासन क्या है। यह सारी व्यवस्थाएं मैं आपको वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप यहां तक जान लें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात विधि जो व्यवस्थाएं बनाएंगी उसी व्यवस्था के अनुरूप देश की प्रक्रियाएं संचालित होंगी। दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जो विधि ने जो इस प्रक्रिया को स्थापित कर दी है उसी आधार पर देश का संचालन चलेगा। दोस्तों यह व्यवस्था भी हमने जापान के संविधान से दोस्तों लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों। आई होप आपको मजा आया हो, क्लास में इंटरेस्टिंग लगी हो क्लास। मैं देख रहा था दोस्तों एक पॉइंट्स मेरे को कुछ याद सा नहीं आ रहा दोस्तों, वो क्या था? यस याद आ गया, मैं एक पॉइंट छोड़ दिया था। यूएस से हमने दोस्तों, आप यहां तक लिख लिए होंगे दोस्तों, तो आई होप मैं इसको रब कर देता हूं। आपको यहां तक सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे दोस्तों। फटाफट इसको राइट डाउन करें, 5 सेकंड का टाइम देता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं यहीं नीचे लिख देता हूं आपके लिए। यूएस में एक पॉइंट दोस्तों छूट गया था। यूएसए के संविधान से हमने विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की व्यवस्था जो है यह हमने यूएस के संविधान से धारण किया दोस्तों। विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता की व्यवस्था हमने दोस्तों यूएस के संविधान से धारण किया है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन भारत के संविधान को उधार का थैला कहना क्या उचित होगा, इस कथन को इस लाइन पे 150 मार्क्स के 150 वर्ड्स के क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे। 150 वर्ड्स दोस्तों, मार्क्स नहीं 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में आप लिख करके भेजेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहना क्या उचित होगा। दोस्तों अब हम लगातार आपको नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी, कोई ना कोई टॉपिक्स की क्लासेस मिलती रहेंगी, आपको सूचना भी इसकी दी जाती रहेगी। तो आई होप उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास समझ में आई होगी, क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। इस टॉपिक को भारत के संविधान को उधार का थैला कहना क्या उचित होगा, इस शब्द को, इस विचार को मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था आपको दोस्तों। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। भारतीय संविधान का स्रोत भी अच्छे समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा दोस्तों। अब मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।